Hello aspirants, welcome to Easy Aspire. This is session on Prelims Extra Week 1. जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स देखेंगे इसमें हम लोग प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एंड यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो होगा द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के अदर देन भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, चाहे वो लाइव मिंट में हो, इकोनॉमिक टाइम्स में हो, पीआईबी हो या डाउन टू अर्थ मैगजीन हो या फिर अदर जो भी फाइनेंशियल इश्यूज अलग अलग न्यूज़पेपर में आते हैं, हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज 24 के प्रीलिम्स में भी हमने देखा कि अधिकतर जो क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर के वो इन सोर्सेज से ज्यादा आए थे रादर देन दीज टू सोर्सेज। बट इन दो सोर्सेज का जो सबसे ज्यादा रेलेवेंस है वो आता है आपके मेंस में, क्योंकि यूपीएससी को जब थोड़ा सा वेक टाइप का क्वेश्चन देना होता है तो वो आपको आजकल 2023 में उसने ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे पीआईबी से, बट 2024 में उसने अचानक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए इंडिया ईयर बुक से। कई स्कीम्स पूछी गई जो कि शायद हमें लगता था कि आउटडेटेड हो चुकी हैं। लास्ट ईयर भी हमने जब प्रीलिम्स एक्सर शुरू किया था, शुरू में हमने कुछ भी किया था बट लगा था कि शायद रिस्पांस अच्छा नहीं है तो हमने उसको बंद कर दिया था। बट जब 2024 का पेपर देखा तो इट वाज रियलाइज दैट काफी सारे क्वेश्चंस इन सोर्सेज से भी पूछे गए थे आपसे। तो प्रीलिम्स एक्स्ट्रा हम लोग वीकली करेंगे, हर वीक में एक बार आएगा। तो आज हम लोग दो दो वीक के करेंगे कंप्लीट, क्योंकि वी आर ऑन 14 जुलाई, राइट। सो प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता किसी इनिशिएटिव के लिए तो फिर उसको चेंज कर दिया जाता है। ओके, सो दैट थिंग शुड नॉट हैपन अगेन दिस ईयर। एनीवे, फर्स्ट, व्हाट इज संथाल हुल एंड लैंड टेनेंसी एक्ट ऑफ ट्राइबल लैंड्स। अब हम लोग ये अपने मॉडर्न इंडिया के में भी पढ़ते हैं। संताल हुल या इसको रेबिलियन भी कहते हैं। फर्स्ट थिंग आपको जो इसके बारे में याद होनी चाहिए वो है कि ईयर क्या था। सो ईयर वॉज 1855-56। अब इसी को आप अगर कनेक्ट करेंगे तो कई बार मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ही मोस्टली ज्यादा इंटेंस था। आपका उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ज्यादातर उस तरफ फैला नहीं था। तो उसका ये रीजन भी था कि उसके पहले कोई ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे प्री 1857 में, जिनको बहुत ही ब्रूटली सब्जुगेट कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी को अभी सब्जुगेट किया गया और वो नेक्स्ट ईयर फिर से खड़ा हो जाए लड़ने के लिए। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश आर्मी जो होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनका एक मोटो हुआ करता था कि अगर कहीं रिवोल्ट हो रहा है तो फिर वहां के पूरे विलेजेस को बर्न कर दिया जाता था, पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, एकदम बैरन कर दिया जाता था। ओके, सो उतनी आसान होता नहीं था कि दोबारा से रिवोल्ट के लिए खड़े हो जाना। ठीक है, इसलिए इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में भी ये आपको एक फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करेगा कि क्यों आखिर ये जो 1857 का रिवोल्ट था वो सभी जगहों पर नहीं स्प्रेड हो पाया था। चलिए नेक्स्ट, आज ये एरिया आता है हमारे झारखंड में। ये 169th एनिवर्सरी थी and it was one of the earliest peasant uprising against the British. Now focus on this word, it was the peasant uprising and इसको हम लोग ऑर्गेनाइज माने या अनऑर्गेनाइज माने तो एटलीस्ट इसे ऑर्गेनाइज माना जाता है। देखिए 1857 रिवोल्ट में कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि इसे ऑर्गेनाइज कहें या अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज इन द सेंस लोग कहते हैं कि चपाती लोटस वगैरह का यूज हो रहा था सीक्रेट मैसेजेस कन्वे करने के लिए। देन धीरे धीरे अंदर पेनिट्रेट किया गया था, जो कंपनी की बटालियंस होती थी उनमें रिवोल्ट के थॉट स्प्रेड किए गए, तो उस सेंस में उसको ऑर्गेनाइज कहते हैं। बट एक बार जब वो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था तो स्टार्ट हुआ था म्यूटनी के तौर पे, बट धीरे धीरे सिविल अपराइजिंग होते होते वो पूरी तरीके से स्प्रेड हुआ, सिविलियन रेबिलियन के फॉर्म लिया उसने एंड अल्टीमेटली वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज वे में आगे स्प्रेड होता चला गया। सो इट स्टार्टेड एज इन ए ऑर्गेनाइज मैनर बट लेटर इट वाज यू कैन से काइंड ऑफ एनार्किक बिहेवियर। All right. Now, so yes, this Santhal Hul, it was an organized revolt, and second that it was the revolt against British imperialism. अब यहाँ पर उनका लोकल लोगों से कुछ नहीं था, उनका मेन जो टारगेट था वो था ब्रिटिश का जो इंपीरियलिस्टिक सिस्टम है कि उनके फॉरेस्ट राइट्स, उनके लैंड राइट्स वगैरह ले लिए गए। बट एट द सेम टाइम आप एक और टर्म इसमें देखोगे, डिकूज। डिकूज यानी आउटसाइडर्स, बट आउटसाइडर ऐसे नहीं कि सभी आउटसाइडर, वो आउटसाइडर जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के ही इंपीरियलिज्म के पार्ट बने हुए थे, राइट। इनके पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 ब्रदर्स थे। सिडू कन्नू का नाम सबने सुना है, बट उसके अलावा चंद एंड भैरव मुर्मू भी थे। नेक्स्ट इज 2 बहनें भी थी हु आल्सो लॉस्ट देयर लाइफ, फूलो एंड छानो। अगेन जब आपसे विमेन के रोल को पूछा जाएगा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में तब इस तरह के आंसर कोट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप उनको सबको जानते हो जो कांग्रेस से जुड़ी रही आगे चल के। बट इस तरह की जो ट्राइबल लेडीज थी और वो आप जो
आपकी बंगाल रेवोल्यूशनरी, उनके भी नाम आप लोग जानते हो। बट ये इस तरह की जब ट्राइबल वुमेन को भी आप इंपॉर्टेंस देते हो अपने आंसर में, तो आपके आंसर ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखता है। नेक्स्ट इज द संथाल्स ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द अपर कास्ट, जमींदार, दरोगास, मनी लैंडर्स, जिन्हें एक अम्ब्रेला टर्म से डिफाइन किया जाता था, डिकूज, टू सेफगार्ड देयर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। Now, what was the exact reason for this uprising? See, exact reason was that certain areas जिनको delimit किया गया था एज ए संथाल परगना और दमन को इन 1832, वो उन एरियाज में एनक्रोचमेंट शुरू हो गया था। Now, what happened is कि बंगाल से काफी सारे लोगों को लाकर सेटल किया गया झारखंड के अराउंड के एरियाज में, राइट। अब यहाँ पर दो तरह की कैटेगरीज बन गई, एक पहाड़ी एरियाज थे, जंगल जंगल वाले, और दूसरे प्लेन एरियाज थे। बट ये जो प्लेन एरियाज के पीपल थे, दे स्टार्टेड एनक्रोचिंग इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ द ट्राइबल्स। और ब्रिटिशर्स ने एक टाइम पर उनको गारंटी किया था कि ये जो एरियाज हैं आपके, जिनको हमने दमनी को डिक्लेयर कर दिया 1832 में, ये सेफगार्ड रहेंगे, इसमें कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जब इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से एनकरेज देकर होने लगा, तब जाकर वो रीजन बना इनकी सिविल अपराइजिंग का। नाउ ये आता कहाँ पर है? तो ये आज के प्रेजेंट डे झारखंड में आता है। डिस्ट्रिक्ट नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बाकी एक दुमका डिस्ट्रिक्ट आपने बहुत सुनी होगी, राइट। देन नेक्स्ट इज, अब ये जो संथाल्स थे ना, दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दी बंगाल प्रेसिडेंसी एरिया। उनको यहाँ लाके बसाया गया, बट उसके बाद जो गारंटी दिया गया था कि आप इस एरिया में रहिए, आराम से रहिए अपने तरीके से, बट उनमें ही बाद में एनक्रोचमेंट शुरू हो गया था। The Santals were promised settlement and agriculture in Daman and Co, but what actually followed is the repressive practice of land grabbing, बेगारी, दैट इज बॉन्डेड लेबर। अब ये दो टर्म याद रख लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आया है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, कमियोती एंड हरवाही। दीज आर नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर, राइट। तो ये दो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 60,000 संथाल्स ने फाइट की थी इन ए गुरिल्ला वॉरफेयर मैनर एंड 15,000 संथाल्स वर किल्ड। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ब्रूटल और रिप्रेसिव मेजर था ब्रिटिशर्स की तरफ से। एंड 10,000 विलेजेस वर लेड टू वेस्ट। इसीलिए ये दोबारा खड़े नहीं हो पाए अगले साल जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। Britishers hanged Sidhu in August 985, followed by Kanhu in February 1856. इंसरेक्शन तो खत्म हो गया, बट इसका जो इम्पैक्ट था, इट रिमेन एवर लास्टिंग। और फिर इनको पैसिफाई करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या लेकर आए? इनके लिए लेकर आए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ऑफ 1876, जो इनके लैंड राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए इनेक्ट किया ब्रिटिशर्स ने। जब उनको लगा कि चलिए रिवोल्ट तो खत्म हो गया, बट उसके बाद इंक्वायरी सेटअप करते हैं। हमेशा जब भी कोई रिवोल्ट हुआ है, तो ब्रिटिशर्स ने उसके बाद इंक्वायरी कमीशन सेटअप किए रीजंस जानने के लिए। और रीजंस जान के फिर उनको लगा कि शायद इनके लैंड राइट्स एलिनेट हो रहे थे, इनके ग्रीवांसेस जेन्युइन थे, और कंपनी ने उस पर ध्यान दिया नहीं था। तो उसके लिए फिर उन्होंने टेनेंसी एक्ट इनेक्ट किया 1876 में, और इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया ट्रांसफर ऑफ आदिवासी लैंड, बोथ अर्बन और रूरल लैंड, टू नॉन आदिवासी। ठीक है, आदिवासियों का लैंड कोई नॉन आदिवासी नहीं ले सकता, सिर्फ एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को ट्रांसफर कर सकता है। And this land can only be inherited as per the act, thus retaining the rights of Santals to self-govern their land. Alright, ये दो पॉइंट याद रखिएगा, prohibit transfer of आदिवासी land and it can only be inherited as per the act, retaining the rights of Santals. ठीक है, तो ये पहला आर्टिकल था हमारा। सेकेंड आर्टिकल पे चलते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम से लिया गया है। एंड दिस इज एक्चुअली सौभाग्य स्कीम में एक्स मेघालय एनर्जी ऑफिशियल्स को नोटिस दिया गया था रेगुलरिटीज के लिए, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सौभाग्य स्कीम जान लेते हैं, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने स्कीम्स पूछी हैं, और काफी पुरानी पुरानी स्कीम पूछी है, इंडिया एयरबुक से पूछी है, बट वो इतनी पुरानी है कि हमें लगता है कई बार कि आउटडेटेड हो चुकी है। नाउ सौभाग्य स्कीम क्या कर रही है? पहली बात तो आप एक फर्क जान लीजिए कि एक और स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उसका भी मोटिव सेम ही है कि आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देनी है, बट वो मोस्टली फोकस कर रहा है रूरल इंडिया पर, राइट। और ये फोकस कर रहा है रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज दोनों पर। सो दिस इज वन डिफरेंस। नेक्स्ट इज 24/7 आपको इलेक्ट्रिफिकेशन दिया जाएगा सभी हाउस होल्ड को। लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जाएगी, यानी आखिरी गांव तक को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, और हर एक घर को, ऑल अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। लॉन्च कब की गई? 2017 में, और इस बार एग्जाम में काफी स्कीम्स पूछी गई 2017 की भी। नोडल एजेंसी इंप्लीमेंटिंग कौन सी है? वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए,
जब भी स्कीम्स आती है ना, उनमें 2-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कि लॉन्च ईयर क्या था, सेकंड कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, और थर्ड कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये 3 एस्पेक्ट आपको हमेशा हर स्कीम के बारे में याद करना चाहिए। अब जो आपकी रेडीमेड पीडीएफ्स आती हैं विजन या कोई भी, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो इतना कंटेंट भर देता है कि बच्चा एग्जैक्ट पॉइंट से भटक जाता है कि जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 3 पॉइंट आपको हर स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, लॉन्च ईयर, नोडल एजेंसी एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी आप कोई स्कीम पढ़ें, उसका एक फॉर्मेट दिमाग में रखिए, तभी जाकर आप उसको याद कर पाएंगे और रिवाइज कर पाएंगे। टारगेट क्या है यहाँ पर कि हमें 2018 तक पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन इसको बाद में फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 2019 तक। द बेनिफिशियरीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वुड बी आइडेंटिफाइड यूजिंग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा ऑफ 2011। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉन अर्बन नॉन पुअर अर्बन हाउस होल्ड है, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा स्कीम से। ठीक है, और ये इसके साथ साथ कॉन्करेंटली चलेगी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति। और जो बहुत ही ज्यादा रिमोट एरियाज है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोलर फोटोवोल्टिक बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम लगाएंगे, यानी कि जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर ये ऑल्सो इंक्लूड करता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी फॉर 5 years। ओके, सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक। थर्ड की तरफ चलते हैं। एक वीडियो आया था जहाँ पे बंगाल से, जहाँ पर एक आदमी एक लड़की को पनिश कर रहा है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि कंगारू कोड। तो ये कंगारू कोड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इस आदमी का वीडियो था, ताजिमुल इस्लाम। चलिए, फर्स्ट थिंग इज कि ये जो कंगारू कोड जिनको हम कह रहे हैं, जहाँ पर विप किया जा रहा था एक वेमेन को, ये सोशल मीडिया पे आया था। दिस आर एक्चुअली अनऑफिशियल कोड हेल्ड बाय group of people used to refer to proceedings or activities where judgment is made in a manner that is unfair, biased and lack the legitimacy। पहली बात तो कि वो बिल्कुल अनऑफिशियल है, तो उसकी लेजिटिमेसी वहीं खत्म हो गई। सेकंड, इनके जो डिसीजंस भी होते हैं, दे आर नॉट लीगली बाइंडेड। वो समाज या कम्युनिटी के लोग आपस में इम्पोज करा लें जबरदस्ती, वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि लॉफुली या लीगली वो बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब छोड़िए कि ये कब अपीयर हुए, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट हमें इसके ड्रॉबैक्स जानना जरूरी है। ठीक है, खासकर आप एथिक्स के पेपर में इस तरह की चीजें जरूर लिखने का आपको मौका मिलेगा, या फिर ऐसे में जरूर लिखेगा। तो फर्स्ट इज कि पहली बात की इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। दीज कोर्ट्स आर रन बाय इंडिविजुअल्स विद नो लीगल अथॉरिटी। जो भी पावरफुल आदमी है, पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो ये आदमी भी था, ये भी वहाँ के एमएलए का खास था, तो इनको लगता है हम ही जस्टिस कर देंगे सोसाइटी में। दे ऑपरेट आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ ऑफिशियल जुडिशियल सिस्टम। सेकेंड इज अनफेयरनेस। द रूल ऑफ लॉ गिव्स वे टू रूल ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनके पास अनचेक्ड पावर है यहाँ पर। प्रोसीजर यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसीजर हियर इज ओनली कंडक्टेड एज ए फॉर्मेलिटी। कोई प्रोसीजर नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। बस किसी ने मान लिया कि जैसे सपोज कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, वहां पे मान लिया एक पैट्रियार्कल माइंडसेट ने कि लड़की ही रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, लड़की ने ही इनवाइट किया होगा, तो बस वो तो पूरा पहले से डिसाइड होता है कि उनको क्या करना है, तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी होती है बस इंक्वायरी की और प्रोसीजर की। Lack of accountability. Judges and decision makers are frequently not accountable to any higher authority. It is difficult to hold them accountable for any wrongdoing. पॉलिटिकल बॉसेस के करीब हैं, तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है भी नहीं, ना उन्हें कोई डर है। कोई अपील नहीं हो सकती यहाँ पर, जो डिसीजन दे दिया वो डिसीजन चल गया। स्विफ्ट एंड हार्श पनिशमेंट दी जाती है, विपिंग एंड स्पैंकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। मॉब मेंटालिटी है ये। Rather than pursuing the justice, kangaroo courts may be motivated by mob mentality or desire for vengeance. Example of kangaroo court: lynch mobs, military tribunals that do not follow due process, and workplace tribunals that are set up to target employees unfairly. कई बार वर्क प्लेस में होता है कि आपने किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी कि दिस सीनियर और वगैरह वगैरह मिसबिहेव विथ मी वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वहां पे जानबूझ के कंपनी ट्रिब्यूनल तो सेटअप कर देती है आपको दिखाने के लिए कि हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, बट उल्टा वो आपको ही टारगेट कर रहे हैं उसमें कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कंप्लेन करने की। राइट, ये सब कंगारू कोर्ट के ही एग्जाम्पल है। चलिए फोर्थ टॉपिक पे आते हैं दिन के। कार्बन ड्राइव फ्रॉम कोकोनट हस्क कैन पावर सुपर कैपेसिटर। देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं ग्रीनरी की बात हो रही है, देखिए, और दूसरा कि हम लोग उसको टेक्नोलॉजी में यूज भी कर पा रहे हैं। तो ये जो नारियल यहाँ पर है, ठीक है, इसको पहले प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर इनको कार्बनाइजेशन किया जाता है एट 430 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें जो एक्टिवेशन हुआ, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो ये एक चारकोल टाइप का कुछ मटेरियल बन के निकलता है हमें। ठीक है, ये नारियल के जो ऊपर का एरिया होता है उसी से बनाया हमने पूरा। अब ये जो चारकोल टाइप का मटेरियल निकला, इसको
हम लोग सुपर कैपेसिटर डिवाइस फैब्रिकेशन जब करेंगे तब हम उसमें सीरीज सेल कनेक्शन में यूज करते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक ऑल दीज, राइट, ये ठीक है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है और इस तरह के एग्जांपल्स कोट करना जरूरी भी हो जाता है एग्जाम में। कार्बन ड्राइव फ्रॉम कोकोनट हस्क कैन पावर सुपर कैपेसिटर। अब इसको आप कहीं भी लिंक कर लीजिए, आप इसको फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए यूज कर लीजिए, या फिर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग रीयूज कर पा रहे हैं, या फिर जो हम लोग ग्रीन कह सकते हो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको तीनों एरियाज में यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिर्फ यही तीन सिग्निफिकेंस है, तीनों आपको मेंशन करने चाहिए अपने आंसर में। फर्स्ट इज इट हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर ग्रीन सॉल्यूशन। A coconut husk bio-waste drive activated carbon hold immense promise for sustainable and efficient green solutions for high performance supercapacitors. This is due to their high availability, low cost and eco-friendly nature. ठीक है, तो एक तो हमारी जो सुपर कैपेसिटर्स की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि उसमें यूज होने वाला ये रॉ मटेरियल भी उतना ही चीप है। It provides a material for supercapacitor development. This method provides by another material in the mix for a search of an ideal supercapacitor electrode material. And third is higher efficiency. The prototype supercapacitor made of coconut husk drive activated carbon is found to be 4 times more efficient than existing supercapacitor. ओके तो वो डाउट भी क्लियर हो जाता है जहां हमें लगता है कि ये कितना एफिशिएंट होगा। तो इसका जो प्रोटोटाइप तैयार किया गया इट फाउंड दैट इट इज 4 times मोर एफिशिएंट देन एग्जिस्टिंग सुपर कैपेसिटर। यहाँ पे इस आइलैंड का नाम इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मैग्नीशियम डिपॉजिट्स मिले हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के काम आ सकते हैं, ठीक। और ये जापान के एक आइलैंड के पास मिले हैं जिस आइलैंड का नाम है मिनामी तोरिशिमा आइलैंड, ठीक, ये है यहाँ पर। अब वैसे लोकेशन वो आजकल कुछ भी पूछ लेता है तो हमें तैयार करके चलना पड़ेगा। ये सेनकाकू आइलैंड है यहाँ पर, जो कि जापान और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड है। केरल हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन टोस एज एमेबिक मेनिंगिटिस डेथ स्पार्क फियर। अब देखिए जब हम लोग पहले प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज कर रहे थे न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई थी दैट ये जो है एन फॉलेरी, ये आपकी नोज के थ्रू, जैसे आप स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हो या रिवर के थ्रू जाते हो ना, तो वहां पर ये आपकी नोज के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक जा सकता है। ओके, और ये केस सबसे पहले आया था केरल में, राइट। तो पहली बात तो आप इसका नाम याद रखेंगे एन फॉलेरी, एंड ये क्या कॉज कर रहा है? एमेबिक मेनिंगिटिस। Recent recent amoebic meningitis death have raised concern among the public and the health department of Kerala। तो इसका पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में पीएएम। इट इज ए नॉन कम्युनिकेबल, ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान के ब्रेन में घुस गया तो दूसरे को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल रेयर एंड फेटल इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन एंड इट्स सराउंडिंग टिश्यूज। एंड फॉलरी की वजह से ये होता है जिसे हम लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एक फ्री लिविंग अमीबा है, सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दिस अमीबा कैन बी फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर सच एज लेक्स, रिवर, स्विमिंग पूल्स, स्प्लैश पैड्स, सर्फ पार्क्स आर पुअरली मेंटेन। ठीक है, तो ये इंश्योर कीजिए कि आप जब भी इस तरह की नदी या स्विमिंग पूल में जाएं तो एटलीस्ट वो वेल क्लोरिनेटेड हो, ठीक है, अदरवाइज इस तरह की चीजें हो सकती है। मिनिमली क्लोरिनेटेड एंड सॉइल अराउंड द वर्ल्ड। इट इन्फेक्ट्स पीपल व्हेन इट एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लड स्ट्रीम या इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये आपकी नोज के थ्रू ही एंटर करेगा अगर करना है। और इनके लिए हाई टेम्परेचर बहुत फेवरेबल होता है इनकी ग्रोथ के लिए। अगर हाई टेम्परेचर है 46 डिग्री के अराउंड तो इट इज कंड्यूसिव फॉर इट्स ग्रोथ एंड इट कैन सर्वाइव ए शॉर्ट पीरियड इन वार्म एनवायरमेंट। पैथोजेनेसिस, एक बार ये अगर नेसल पैसेज से अंदर चला गया, दिस अमीबा ट्रेवल अलोंग olfactory nerve fiber to the brain where it causes a severe and usually fatal infection. Rapidly multiply हो जाता है, it causes extensive inflammation and destruction of brain tissues. The amoeba feeds on nerve cell and glial cell leading to necrosis, that is cell death and brain hemorrhage. ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीफंगल एंड एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स आर टिपिकली यूज्ड बट प्रोग्नोसिस रिमेन्स पुअर। ठीक है, उतना ज्यादा इजीली उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। Let's move on to article number 5. This is with respect to snow blind malware. ये सिक्योरिटी को बाईपास के लिए यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ बताने के लिए नहीं है, दी ओनली थिंग इज कि स्नो ब्लाइंड मेलवेयर है, बट इसके अलावा और भी कुछ हैं जो न्यूज में रहे, कभी आ जाएगा मैचिंग के लिए, तो एक बार इनको देख लेते हैं। एक है यहाँ पर रखनी ट्रोजन, ये डिलीवर करता है रैंसमवेयर को, यानी कि आपके कंप्यूटर में आएगा, आपकी फाइल को बिल्कुल एनक्रिप्ट कर देगा
उसके बाद जब आप उसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो ओपन नहीं होंगी। फिर अल्टीमेटली आपके पास मेल आएगा कि आप रैंसम पे कर दीजिए हमें, ठीक है, एक तरह की जैसे किडनैप करके रैंसम ली जाती है। हाँ, रैंसम पे कीजिए, तब जाके वो उस फाइल को डिक्रिप्ट करेंगे और आप उसको वापस एक्सेस कर पाओगे। राइट। तो ये जो रखनी ट्रोजन है, ये डिलीवर करता है रैंसमवेयर को आपके कंप्यूटर तक। रैंसमवेयर और एक क्रिप्टोजैकर, क्रिप्टोजैकिंग भी हमने देखा था, वो भी हैकिंग का ये टूल है। इट इनेबल्स एन अटैकर टू यूज ए डिवाइस टू माइन क्रिप्टो करेंसी और इनफैक्ट डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए यूज किया जाता है आपका डिवाइस। नेक्स्ट इज टाइनी बैंकर। तो अब बैंकर से आप समझ गए होंगे, टाइनी बैंकर enable hackers to steal users financial details. Next is Zeus, yes, Zbot. It is a toolkit that targets financial services and enable hackers to build their own Trojan malware. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, की स्ट्रोक लॉगिंग इज लाइक कि अगर ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो फिर आप अपने कंप्यूटर में जो भी की टाइप करोगे, ठीक है, कीपैड पे या टच स्क्रीन पे, तो उससे ये आपका सारी डिटेल्स चुरा लेगा। जैसे आपने लॉगिन किए करने के लिए कीबोर्ड यूज करा या टच स्क्रीन यूज करा, तो आप जो जो बटन दबाओगे, ठीक है, जैसे आपने अपना पासवर्ड डाला तो जो जो आपने बटन दबाई वो वहां उसके बाद डिटेल पहुंचेगी और आपका पासवर्ड लीक हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज की स्ट्रोक लॉगिंग। Prime Minister congratulate Antonia Costa for being elected as president of European Council। ना यूरोपियन काउंसिल में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज पीआईबी की है, पीआईबी में आया था, प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो एटलीस्ट थोड़ा सा यूरोपियन काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ इसका मेन काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। यानी कि यूरोपियन यूनियन के सभी 27 कंट्रीज जो है उनकी पॉलिटिकल प्रायोरिटी सेट करने का काम करता है यूरोपियन काउंसिल। कब क्रिएट हुआ? 1974 में एज एन इनफॉर्मल फोरम शुरू हुआ था ये, जहां पर डिस्कशन हो रहा था सिर्फ हेड ऑफ स्टेट वगैरह के बीच में। बट फाइनली इट एक्वायर्ड फॉर्मल स्टेटस अंडर ट्रीटी ऑफ मैस्चुरेट टू प्रोवाइड इम्पिटस एंड जनरल पॉलिटिकल गाइडलाइंस फॉर ईयू। ठीक है, तो पूरा गोल किस पर है? पॉलिटिकल प्रायोरिटीज पे। यहाँ पे इकोनॉमी क्या इस तरह की बातें अब भी नहीं हो रही है एटलीस्ट, ठीक है, वो इनका जो यूरोपियन बैंक है वो सब बातें करता है। बट फिलहाल यहाँ पर जो है पॉलिटिकल इश्यूज पर, यानी कि आप समझिए एक तरह का यूरोप का पार्लियामेंट है पूरा कंबाइंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, यहाँ पर मेंबर कौन होते हैं? सभी हेड ऑफ स्टेट होते हैं 27 ईयू मेंबर्स के। और यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है यूरोपियन काउंसिल का, और साथ में ही यही यूरोपियन काउंसिल अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन ऑल्सो। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट। यूरोपियन काउंसिल इज डिफरेंट एंड यूरोपियन कमीशन इज डिफरेंट। एटलीस्ट साल में 4 बार तो इनको मिलना होता है। और यहाँ पर जो भी इश्यूज डिसाइड किए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, दे विल बी टेकन बाय कंसेंसस। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी वोट के थ्रू, कंसेंसस यानी कि सभी कंट्रीज के बीच में यूनानिमिटी हो। दे आर मेड बाय यूनानिमिटी और क्वालिफाइड मेजोरिटी एंड ओनली हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट हैव द राइट टू वोट। यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, जैसे हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है या जिन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ उन्हीं के पास राइट टू वोट होता है यहाँ पर। सो अल्टीमेटली फंक्शन क्या है इसकी? यूरोपियन यूनियन के ओवरऑल डायरेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, बट फोकस ऑन दिस वर्ड दैट इट डज नॉट पास एनी लॉज। ये सिर्फ पॉलिटिकल डेलिब्रेशन करेगा, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज सेट करेगा अपने पूरे रीजन के लिए, बट ये कोई लॉ पास नहीं करता। इट डज नॉट पास एनी लॉ। ओके, फोकस ऑन दिस पॉइंट। It addresses complex or sensitive issues that cannot be resolved at lower levels of intergovernmental cooperation. It nominate and appoint the candidate for high-profile EU-level roles such as those of European Central Bank. इसके प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे। यूरोपियन कमीशन जो भी मैंने आपको ऊपर दिखाई ये वाली, इसके भी हेड को यही अपॉइंट करते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन की कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वगैरह, डिफेंस एप्लीकेशन, इन सब के लिए भी अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं। ओके, सो ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर पूछा जाएगा तो इस पे गलतियां हो सकती हैं। डज नॉट पास एनी लॉ। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर यहाँ का कोई है तो वो ये ग्लोबल इंडिया एआई समिट, अगेन टेकन बाय पीआईबी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर में हुआ था ये। सो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और प्रीलिम्स के लिए भी। होस्ट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, कहां पर होस्ट किया था? न्यू दिल्ली में। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नाउ फोकस ऑन दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, कोलैबोरेशन करना है, किसके बीच में?
साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिया, इन सबके बीच में कोलैबोरेशन करना है। सेकंड, नॉलेज एक्सचेंज करना है, ठीक है, जो भी की इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं उनके ऊपर। एंड साथ में एथिकल एआई को भी प्रमोट करना है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिसयूज ना किया जाए गलत काम के लिए। ओके, सो तीनों गोल इजी हैं, ऑब्जेक्टिव तीनों इजी हैं, याद हो जाएंगे। कोलैबोरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, नॉलेज एक्सचेंज करेंगे एंड एथिकल एआई को प्रमोट करेंगे। तो ये हो गया आपका की ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आखिर इंडिया का क्या रोल है इसमें। तो इंडिया फिलहाल तो यहाँ पर एक होस्ट कंट्री था और हमने अपना गोल क्या रखा है सामने, टू प्रमोट सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई। इंडिया की फोकस एरियाज क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो देखिए सबसे पहला तो ये हो जाता है कि एक रोबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक इकोसिस्टम, जैसे हमने सॉफ्टवेयर का एक इकोसिस्टम बनाया है, जैसे कोई भी वेबसाइट ऐप वगैरह बना लेते हैं आज, ठीक है, जो इंजीनियर हैं अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे बना लेते हैं खुद से भी, ठीक। तो उसी तरह का इकोसिस्टम हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी सेट करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो पिलर्स हैं करीब 6 to 7 पिलर्स, इन पे फोकस करते हैं अच्छे से। फर्स्ट, ये हमने इंडियन एक्सप्रेस में भी डिस्कस किया था बहुत पहले, 2-3 महीने पहले की बात है। इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी के लिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि हम लोग स्टैब्लिश करेंगे स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम विद ओवर 10,000 जीपीयूज थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। An AI marketplace will provide AI as a service and pre-trained models acting as central hub for essential AI resources. ठीक है, तो पहले तो हमारा गोल है कि हम लोग कंप्यूटिंग कैपेसिटी डेवलप करें विद ओवर 10,000 जीपीयू। सेकेंड इज इनोवेशन सेंटर बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, डेडिकेटेड टू डेवलपिंग एंड डेप्लॉइंग इंडिजिनस लार्ज मल्टी मॉडल लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि इसी पर पूरा ये जो लार्ज मल्टी मॉडल है इसी पर पूरा एआई वर्क करता है, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशन मॉडल बनाएंगे एंड सेंटर एम्स टू कैटर टू यूनिक नीड ऑफ इंडियाज डाइवर्स इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, ठीक है। तो दो मेजर गोल हैं अभी हमारे, एक कंप्यूटिंग कैपेसिटी पे हम लोग वर्क करना चाहते हैं और सेकंड इनोवेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, राइट। थर्ड, डेटा सेट प्लेटफॉर्म। अब ये फालतू के बोल बच्चे ने, बाकी वो दो जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी की नॉर्मल बातें यहाँ पे हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। एक्सेस टू हाई क्वालिटी नॉन पर्सनल डेटा सेट फॉर एआई इनोवेशन, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इस पे फोकस कीजिए, वर्ड क्या यूज कर रहा है वो, नॉन पर्सनल। पर्सनल डेटा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉन पर्सनल डेटा सेट बनाएंगे ताकि उस पर एआई अपने आप को ट्रेन कर सके और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सके। नेक्स्ट इज इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। The initiative promotes AI applications in critical sectors by addressing problem statement from central ministry, state department, etc. फ्यूचर स्किल्स देंगे हम लोग, स्टार्टअप को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे एंड सेफ एंड ट्रस्टेड एआई बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरे 7 जो हमारे पिलर्स हैं ये याद होना बहुत जरूरी है। अंदर की बातें सिर्फ इन 2 पॉइंट्स में याद कर लेना, कंप्यूटिंग कैपेसिटी एंड इनोवेशन सेंटर। बाकी ये सब डेटा सेट तो जरूरी है, डेटा के बिना आप ट्रेन कैसे करोगे एआई मॉडल को, राइट। इसके अलावा फ्यूचर स्किल्स देनी है, स्टार्टअप को फाइनेंसिंग देनी है, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई बनाना है। इसलिए आपको पूरे 7 प्लस याद हो जाएंगे, कभी भी एआई पे कोई क्वेश्चन आएगा आप इजिली हैंडल कर लोगे इन 7 पिलर्स की बेसिस पर। ऑलराइट, चलिए आगे चलें। न्यू शेफर्ड, ना व्हाट इज दिस न्यू शेफर्ड। ठीक है, न्यू शेफर्ड सिर्फ एक नाम है, आपको उसका नाम तो पता ही होगा ना, जेफ बेजोस का, ठीक है। उसी की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ये इंडियंस को लेकर जाएगी स्पेस में, तो उसी का नाम है न्यू शेफर्ड। बट न्यू शेफर्ड हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का जो है वो है कर्मन लाइन। कर्मन लाइन क्या है, देखिए जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक हाइट के बाद प्रॉपर एटमोस्फेयर शुरू हो जाएगा, है ना, अर्थ की स्काई से निकल के। तो जहां से ये शुरू होता है उसी को हम लोग मानते हैं कर्मन लाइन, यानी कि एक इमेजिनरी बाउंड्री है विच इज लोकेटेड एट अराउंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर अबव सी लेवल। यानी आप जब ऊपर जाओगे स्काई में तो करीब 100 किलोमीटर के अराउंड जाकर फिर जब आप उससे आगे निकल जाओगे तो आप क्या होगे कि हमने कर्मन लाइन क्रॉस कर ली है, ठीक है। ये स्टैब्लिश की गई थी 1960 में बाय FAI, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल। And the fact is that this line is recognized by most countries and space organization as the official boundary between Earth, sky and space. यानी कि यहाँ पे हमारे अर्थ का स्काई खत्म होता है और स्पेस शुरू होता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 80 किलोमीटर भी हो सकती है, कुछ 100 मांगते हैं, बट आपको कर्मन लाइन पता होना चाहिए बस कि ये डिमार्केट करता है कि यहाँ पे अर्थ का स्काई खत्म हो रहा है एंड एटमोस्फेयर शुरू हो रहा है। एट एल्टीट्यूड्स अबव कर्मन लाइन द एयर इज टू थिन
अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्काई खत्म हो गया, एटमोस्फेयर आ गया, क्योंकि देखिए हमारा जो एटमोस्फियर है वो थिक है अच्छा खासा। तो जब रॉकेट से पीछे से जब प्रोपल्शन हो रहा है तो नीचे से एक थर्स्ट भी लग रहा है, वो न्यूटन्स लॉ, ठीक है, कि वहां पे फ्यूल बर्न हो रहा है, एक थर्स्ट लग रहा है और फिर रॉकेट ऊपर फ्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे एटमोस्फेयर में एक अच्छी खासी थिक एयर है, उस पर प्रेशर लग रहा है और रिटर्न में वो प्रेशर लगा रही है। लेकिन जब हम और ऊपर जाते हैं तो एयर बहुत थिन हो जाती है, तो रॉकेट का जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो उतना बूस्ट नहीं ले पाता, क्योंकि बाहर की जो एयर है वो बहुत थिन है। इसलिए आप देखेंगे कि स्पेस में हम लोग दूसरे पैटर्न यूज करते हैं, लाइक आप लोग सोलर पैनल या फिर लिथियम आयन बैटरी, इस तरह के सिस्टम हम यूज करना शुरू करते हैं, वहां प्रोपल्शन सिस्टम नहीं चलता, राइट। सो altitudes above the Karman line, air is too thin for a propulsion system that relies on lift generated by Earth atmosphere, necessitating alternative propulsion method for the spacecraft. ओके, तो यहाँ पे आपको करमन लाइन समझ में आई होगी। देन 2022 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ग्रीन वॉशिंग। इसका क्या गोल था, मतलब इस क्या मतलब क्या था इस टर्म का? ग्रीन वॉशिंग वॉज कि कंपनी से क्लेम करनी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, ग्रीन है, सब कुछ अच्छा है, ठीक, बट एक्चुअली में होता नहीं था। उसी तरीके से एआई वॉशिंग एक टर्म अब चल रहा है। एआई वॉशिंग इज लाइक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सर्विस देने वाली बॉडी कहने लगती है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करा है अपनी सर्विसेज में, राइट। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो चीजें गूगल सर्च करने पे आती हैं वही आपने भारत एआई नाम से बना दिया और यूपीएससी के बच्चों को कह दिया देखिए आप इससे पढ़ाई कीजिए, भारत एआई लेकर आए हम लोग। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन पर्सन का जिन्होंने बनाया। एनीवे, सो द थिंग इज कि उसमें ऐसा कुछ इनोवेटिव नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं है। जो क्रोम, गूगल क्रोम पे आप सर्च कर सकते हो वही वहां पर भारत एआई ऐप पे सर्च कर सकते हो, राइट, सेम चीजें निकल के आएंगी। यानी कि सिर्फ बेवजह आपके पास आपसे सर्विस चार्ज ज्यादा लेने के नाम पर आपको कहा जा रहा है कि हमने लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज की है, उसी को कहते हैं एआई वॉशिंग। कुछ नया नहीं है उसमें, बस आपने जबरदस्ती की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यूज करा है, आप हमसे पढ़िए, आपको फायदा होगा, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। The term AI washing is derived from green washing, where companies exaggerate their environmental friendliness to attract customer। ठीक है, ये ग्रीन वॉशिंग था जो 2022 में यूपीएससी ने पूछ लिया। अब यहाँ पर जो एआई वॉशिंग है उसमें से ये जो बिजनेस है, दे आर क्लेमिंग टू हैव इंटीग्रेटेड सोफिस्टिकेटेड एआई इनटू देयर प्रोडक्ट्स व्हाइल यूजिंग मच लेस एडवांस टेक्नोलॉजी। ये एक डिसेप्टिव प्रमोशनल प्रैक्टिस होती है, वेयर कंपनीज एग्जेगरेट और फॉल्सली क्लेम देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों करते हैं? ताकि क्योंकि लोगों में जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको कैपिटलाइज करने के लिए, एंड मेक देयर ऑफरिंग्स अपीयर मोर एडवांस एंड कटिंग एज देन दे एक्चुअली आर। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी माइट क्लेम दैट देयर चैटबॉट इज पावर्ड बाय लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी, जबकि वो मेयरली मैच कर रहा है कीवर्ड्स को। ठीक है, जो प्री रिटन रिस्पॉन्स है, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें एक कीवर्ड आया, और उसी कीवर्ड को उसने देखा कि पुराने टाइम पे भी एक इस कीवर्ड का रिस्पांस तैयार करके रखा हुआ है, वही रिस्पांस आपको दे दिया उसने। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपने जो पूछा उसमें एक कीवर्ड उसको मिला जहां पे वो पहले से उसके बाद एक आंसर तैयार है, उसने आपको दे दिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी? तो बिजनेस के लिए भी कुछ इम्पैक्ट है और इन्वेस्टर्स के लिए भी इम्पैक्ट है। फर्स्ट, इट कैन लीड टू ओवर पेइंग फॉर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज दैट डू नॉट डिलीवर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट, फेलिंग टू अचीव ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स that genuine AI could help। और इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा? इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई जेन्युइनली इनोवेटिव कंपनीज, पोटेंशियली लीडिंग टू मिस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मीडियम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप तैयार होने की उम्मीद है बाय 28-29। अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यूएसए भी 5th जनरेशन की फाइटर एयरक्राफ्ट बना चुका है, चाइना भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार कर चुका है। सो ऑब्वियसली हम भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, जिसको हम आमका भी कहते हैं, और एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा बहुत जल्द, ऐसा डीआरडीओ का कहना है। डीआरडीओ एंड एचएएल is set to revolutionize India's defense capabilities. First prototype is anticipated to be ready by 28-29 और प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है कि 32-33 तक प्रोडक्शन हो जाएगा और इनको इंडक्शन कर लिया जाएगा एयरफोर्स में बाय 2034। एम क्या है इसका? हम लोग अपनी पावर शो करना चाहते हैं इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड अपनी सेल्फ रिलायंस भी बढ़ाना चाहते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इंपॉर्टेंस,
फर्स्ट स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के पास भी उसके एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार है, उसके प्रोग्राम भी चल रहे हैं इस पे काफी, यूएसए तो बहुत आगे जा चुका है इसमें, राइट। सो इट इज वाइटल फॉर इंडिया टू रिप्रेजेंट द कंट्रीज ओनली इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट। चाइना की फिफ्थ जनरेशन का नाम है J-20। By 2034, AMCA is expected to be fully operational, and this ambitious project underscores India's commitment to advancing its technological and defense infrastructure, ensuring readiness to meet future security challenges। ठीक है, तो ये एक फॉर्डर मटेरियल की तरह भी आपके एग्जाम में काम करेगा। नेक्स्ट इज, इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको याद होनी चाहिए अगर आपने तेजस पे PYQ सॉल्व किए होंगे तो, ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। स्टेल्थ यानी कि इतने आसानी से ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इंटरनली वेपन भी ले जा सकता है और एक्सटर्नली भी ले जा सकता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक, ठीक है, जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। ये क्या करता है, इसकी जो स्टेल्थ कैपेसिटी है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, तो इसको रडार पे कैच करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पेलोड कैपेसिटी है 1500 kg इंटरनली एंड 5500 kg एक्सटर्नली। ठीक है, आगे चलते हैं। अनएक्सपेक्टेड जिंक डिस्कवरी इज क्रूशियल टू मेकिंग लेग्यूम्स रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। इसकी लाइट बढ़ा लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको याद ये करना चाहिए कि आखिर ये लेग्यूम प्लांट्स हैं कौन कौन से। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा और शायद याद ना आए। लेग्यूम क्रॉप्स में ये सब आ जाते हैं, बीन्स, चिकपीस, पीनट्स, लेंटिल्स, ल्यूपिन्स, मैस्क्यूट, कैरोब, तमरिन, अल्फा अल्फा एंड क्लोवर। ये सब लेग्यूम क्रॉप्स हैं हमारे, ठीक है, इसको याद रखिएगा पहली बार। जिंक का रोल देखा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ दिस आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम डाउन टू अर्थ। ये पीडीएफ में आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा, आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये मोस्टली, तो इसको आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको डाउनलोड करके बार बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आपको ऐप पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ यहां पर जिंक का रोल देखा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिक्सेशन अंडर नाइट्रेट ये क्या है? रिसर्चर्स फाउंड दैट लेग्यूम्स यूज जिंक एज ए सेकेंडरी सिग्नल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड रेगुलेट नाइट्रोजन फिक्सेशन एफिशिएंसी थ्रू ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर, और इस रेगुलेटर का नाम है फिक्सेशन अंडर नाइट्रेट। ओके, ये क्या करता है? इट कंट्रोल नोड्यूल ब्रेकडाउन व्हेन सॉइल नाइट्रोजन कंसंट्रेशंस आर हाई। और लेग्यूम का आपका पता ही है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, लेग्यूम क्रॉप और राइजोबियम बैक्टीरिया। सो जैसे अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग से बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन रेगुलेटेड बाय जिंक एंड FUN, कैसे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन रेगुलेट हो रहा है इन दोनों से, तो रिसर्चर को मदद मिलेगी टू डेवलप स्ट्रेटेजीज टू ऑप्टिमाइज दिस प्रोसेस इन लेग्यूम क्रॉप। और इससे फायदा क्या होगा? इट कुड लीड टू इंक्रीज नाइट्रोजन डिलीवरी, इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस रेजिलियंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, ये तीन इसके बेनिफिट मिलेंगे हमें। डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया गया और किसमें किया गया? निएंडरथल्स में। अगेन ये हमें अर्थ.com से लिया है हमने इसको। डाउन सिंड्रोम, recent research study has discovered first case of Down syndrome in Neanderthals। पहले बात तो ये होता क्या है? फर्स्ट, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। कब होता है ये? व्हेन एबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट इन एक्स्ट्रा फुल और पार्शियल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है इसकी। ह्यूमन सेल्स नॉर्मली कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम इन ईच पेयर कम्स फ्रॉम फादर एंड मदर। ये सब आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा। कॉज क्या है? डाउन सिंड्रोम टिपिकली अकर्स स्पॉन्टेनियसली during fetal development due to errors in cell division rather than being inherited। तो ऐसा नहीं कि डाउन सिंड्रोम कोई इनहेरिटेड डिजीज है, नहीं। जब फीटस होता है वोम में, उस टाइम पर जो सेल डिवीजन हो रहे हैं, उस टाइम अगर सेल डिवीजन में कुछ एरर आ गई, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 की कॉपी बन गई, तब जाकर ये डाउन सिंड्रोम आपको हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट कहां देखने को मिलेगा? इसका इम्पैक्ट मिलेगा आपके ब्रेन एंड बॉडी पर। It is usually associated with developmental delays, mild to moderate intellectual disability, and characteristic physical features. Alright?
अब जेनेटिक वेरिएशंस की बात करें जो कॉज करते हैं डाउन सिंड्रोम को, तो इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट इज ट्राइसोमी 21, ये होते हैं करीब 95% ऑफ द केसेस में। Okay. Down syndrome result from trisomy 21 where a person has 3 copies of chromosome 21 instead of usual 2 due to abnormal cell division during egg or sperm development. तो ये कहलाता है आपका ट्राइसोमी 21। सेकेंड, मोसैक डाउन सिंड्रोम। अब इसमें क्या डिफरेंस है? द मोसैक डाउन सिंड्रोम, सम cells have an extra copy of chromosome 21 due to abnormal cell division after fertilization leading to a mix of normal and abnormal cell. And third one is translocation Down syndrome. In this syndrome, a portion of chromosome 21 attached to another chromosome before or at the conception stage. And these individuals have usually 2 copies of chromosome 21 along with extra genetic material from chromosome 21 attached to another chromosome. ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट तो इसका कोई क्योर है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो आप ये 3 वेरिएशन याद रखेंगे इसके, ट्रांसलोकेशन, मोसैक। तो ये वाला आपका कहाँ पे हो जाता है? ये जब एग और स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है तभी हो जाता है ये। ये होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दिस वन हैपेंस ड्यूरिंग कंसेप्शन। डेजर्ट मॉस, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में आएगा, इस साल आए अगले साल आए डजेंट मैटर, बट डेजर्ट मॉस फाउंड टू बी फाउंड विथ पोटेंशियल टू थ्राइव ऑन मार्स। Okay, this is extremely important. ये आप एग्जाम इसको देख ही पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है कि ये मार्स पर भी थ्राइव कर सकता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बहुत काम का है साइंटिस्ट के। Recently, scientists have identified a species of desert moss called Synthrychia canervis. Okay, कैसे प्रोनाउंस करना है वो आप देख लीजिए। It is also known as tortula moss or twisted moss. किस ग्रुप को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है प्लांट ग्रुप ब्रायोफाइट्स। एंड ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स आर नथिंग बट नॉन वस्कुलर, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस प्लांट्स। ठीक है, ना तो इसमें कोई फ्लावर है, ना सीड्स है, ना ये वस्कुलर है। हैबिटाट, इसका हैबिटाट कहाँ है? इसका हैबिटाट हमें मिलेगा यूजुअली एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स में। एंड अच्छी बात यह है कि इट कैन ग्रो ऑन सॉइल, रॉक्स एंड समटाइम ऑन अदर प्लांट्स एज वेल। डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज में, इंक्लूडिंग अंटार्कटिका एज वेल एज मोजेव डेजर्ट। कैन यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि मोजेव डेजर्ट कहाँ आता है, किस कंट्री में है? बताइएगा अगर पता हो तो। It has a remarkable capacity to withstand temperatures as low as 196. अब मार्स में हमें पता है कि जब सन है तब बहुत धूप पड़ती है, भयंकर गर्मी होती है, वहां टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है, बट एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से रात को मार्स हद से ज्यादा ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ये प्लांट वहां काफी यूजफुल हो सकता है। दिस प्लांट कैन हैंडल कोल्ड, extreme radiation level and drought. This land plant is highly tolerant to multiple stress and can act as a pioneer species, aiding in ecosystem establishment and maintenance by contributing to oxygen production. अब अगर ऑक्सीजन प्रोडक्शन करके दे दे तो इससे अच्छा प्लांट और क्या हो सकता है मार्स के लिए? Adaptation, it can quickly rehydrate and resume photosynthesis after rainfall or dew. तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे? स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो कि दिस कुड बी ए गेम चेंजर फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन एफर्ट, and this plant could possibly be able to survive and grow in harsh climate on Mars. Second is soil stabilization. It helps in stabilizing soil in arid regions, preventing erosion. Third is nutrient cycling. It plays a role in cycling of nutrients in its habitat, especially in nutrient poor environment. Okay. चलिए, नेक्स्ट लॉन्च हुआ था संपूर्णता अभियान। ठीक है, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था। तो ये कुछ नहीं है, जो हमारा ब्लॉक एस्पिरेशनल डेवलपमेंट, ब्लॉक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला जो कंसेप्ट है, उसी के जो इंडिकेटर्स हैं उनको कितना अटेंड किया है हमने, कितना नहीं, वही आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। 6 इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल ब्लॉक, ओके, उन्हीं पे फोकस किया जा रहा है। एंड 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम 6 इंडिकेटर्स की बात करें एस्पिरेशन ब्लॉक में, तो ये कौन कौन से? अब देखिए, ये न्यूज आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इंडिकेटर्स है यही आप यूज कर सकते हो कि हमारे यहाँ जो कुछ इनइक्वल डेवलपमेंट रह गया, कुछ एरिया जो पीछे रह गए, तो उसमें हम अपनी
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए किस किस इंडिकेटर पे फोकस करें। तो ये वही सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको वहां पर भी एज इट इज लिखना है। कितनी प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड है इन एंटीनेटल केयर, ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, एमएमआर आईएमआर इनको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी हमें। विमेन जो एनेमिक हैं विमेन उस पर वर्क मिलेगी। बच्चे एनेमिक हो जाते हैं हमारे यहाँ, 60% पॉपुलेशन एनेमिक मानी जाती है हमारे यहाँ बच्चों की, ठीक है, उस पर वर्क कर पाएंगे हम। Second is person screened for diabetes against targeted population in the block. Person screened for hypertension, आजकल बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। Pregnant women taking supplementary nutrition under ICDS program एंड सॉइल हेल्थ कार्ड कितने जनरेट किए आपने वहां पर, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप रिसीविंग ए रिवॉल्विंग फंड अगेंस्ट टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप इन ब्लॉक, ठीक है। तो ये इंडिकेटर किसके हो गए, ब्लॉक लेवल पे। अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो यहाँ भी 6 इंडिकेटर्स पे फोकस किया गया है, पहले दूसरे सेम है। प्रेग्नेंट women registered for antenatal care in first trimester, pregnant women taking supplementary nutrition under ICDS program, children fully immunized, ठीक है, जिनको फुली इम्यूनाइज किया गया है, बीसीजी वैक्सीन दी गई है, डीपीटी ओपीवी मीसल्स, number of soil health card and percentage of schools with functional electricity and percentage of schools providing textbook to children within 1 month of start of academic session, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट्स आपके लिए फॉर्डर मटेरियल बन रहा है कि हमें कैसे अपने डेवलपमेंट पर फोकस करने की जरूरत है, कैसे अपने सोशल इंडिकेटर्स को और बेटर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। इन दोनों प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये लॉन्च किया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में, 112 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहा था, 5 थीम पे फोकस कर रहा था, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर 81 इंडिकेटर्स पे प्रोग्रेस मेजर की जाती है। फिर जब ये प्रोग्राम थोड़ा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दिया तो हमने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट से बढ़ के अब हम थोड़ा और एक लेवल नीचे जाते हैं ब्लॉक लेवल पर। तो 23 में ब्लॉक लेवल पर लॉन्च किया गया और दोनों टाइम नीति आयोग ने ही किया है। ये फोकस कर रहा है 500 ब्लॉक्स पर इन 329 डिस्ट्रिक्ट। नाउ फोकस ऑन दिस, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है ये एप्लीकेबल, ठीक है, सिर्फ 329 डिस्ट्रिक्ट्स के ब्लॉक्स में एप्लीकेबल है। ये 5 थीम्स पे फोकस करेगा। पहली 3 थीम सेम है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। देन इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कोडेक्स एलिमेंट्रीज। अब कोडेक्स एलिमेंट्रीज क्या है इसके बारे में जान लीजिए बस, हमें कमिटी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, दिस इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड सेट करती है कि हमें किस तरीके की फॉलो करने। और ये बॉडी कमीशन स्टैब्लिश किसने की है, तो ये स्टैब्लिश की है मिलकर एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है। और कब स्टैब्लिश हुई थी, मई 1963। तो ये 3 बातें याद रखनी है, ये फूड स्टैंडर्ड सेट करती है, एफएओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर स्टार्ट की थी और 1963 में स्टार्ट की थी, ओके। कितने मेंबर हैं इसमें, 189 कोडेक्स मेंबर्स हैं। इंडिया बिकेम मेंबर इन 1964 इटसेल्फ। ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, टू डेवलप एंड अडॉप्ट इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, एंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, फैसिलिटेट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन फूड प्रोडक्ट्स एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज की इसकी जो मीटिंग होती है, सीएसी मीट एनुअली ऑल्टरनेटिंग बिटवीन जेनीवा एंड रोम, और ये 6 यूएन ऑफिशियल, जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है 6 है, उसमें वर्क करता है। नेक्स्ट इज स्टील स्लैग रोड। अब देखिए जब स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है ना तो स्टील स्लैग काफी सारा निकलता है और ये अल्टीमेटली एक वेस्ट के फॉर्म में जनरेट हो जाता है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। नाउ तो इससे फायदा क्या होगा, फर्स्ट थिंग इज कि ये हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करेगा विच इज पोज्ड बाय स्टील स्लैग वेस्ट, जो वेस्ट उसमें प्रोड्यूस होता है। यूटिलाइजिंग स्टील स्लैग एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन टू बिल्ड रोबस्ट एंड ड्यूरेबल रोड्स। स्टील स्लैग को प्रोसेस किया जाता है टू रिमूव इंप्योरिटीज एंड मेटल कंटेंट, देन इट इज यूज्ड एज एन एग्रीगेट फॉर रोड बेस या फिर सब बेस लेयर। एडवांटेजेस क्या होंगे, इको फ्रेंडली होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ड्यूरेबल होंगे रोड्स एंड रिसोर्स कंजर्वेशन भी होगा, जिसे हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं। गौर, गौर पहले देख लीजिए कैसा दिखता है, ये भैंसे जैसा है, ठीक है। ये देखा गया है, इसको हम लोग इंडियन बाइसन के नाम से भी जानते हैं। इट इज लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। गुड थिंग इज दैट इट इज हार्बीवोर, इट ग्रेज ऑन ग्रासेस ओनली। ये ज्यादातर हमें मिलता है वेस्टर्न घाट्स में और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, भूटान में भी मिलता है। मोस्टली ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में या फिर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी मिलेंगे। इसके अलावा इट इज हाईली थ्रेटन्ड बाय पोचिंग फॉर ट्रेड टू सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट।
इसकी स्टेटस याद रख लीजिए, वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में आता है एंड शेड्यूल 1 में है हमारे यहाँ। अब ये देखा गया नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। अब इसके बारे में एक बात याद रख लीजिए कि ये है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। देखिए नंदा बल्ला हिल रेंज में आता है आंध्र प्रदेश की। टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था जब हमने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। ओके, देन इसके साथ इसके अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दैट इज राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। तो ये बातें आप जैसे न्यूज में आती है तब तक अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे ना प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तो बेटर रहेगा। लास्ट के लिए इंतजार मत करो कि साल भर के टाइगर रिजर्व या पार्क वगैरह इकट्ठे पढ़ लेंगे, नहीं होगा लास्ट में। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट न्यूज, आजकल यूपीएससी से अतरंगी चीजें पूछता है। ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। Now, इसका एम क्या है? इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर द एंटायर नेटवर्क ऑफ प्लेयर्स इन प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री फ्रॉम कलेक्शन टू पोस्ट कंज्यूमर फेजेस। इवेंट का फोकस था पूरा नेटवर्क कोलैबोरेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर। सिर्फ एक नॉर्मल रीडिंग दे सकते हैं आप इसको कि हम लोग कैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बेटर बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। और यहाँ पे लोगों ने शोकेस किया इनोवेटिव रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज या फिर कोई सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव शेयर कर सकते हैं। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स वगैरह, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो इसको जान लेते हैं कि ये स्कीम क्या थी। इसका मेन गोल है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, ठीक है। और दीदी वर्ड यूज हो गया, यानी कि यहाँ पे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जा रही है, इनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम वो मोस्टली फोकस किया जाएगा विमेन पर, ठीक है। ताकि एग्रीकल्चर तो मॉडर्नाइज होगा ही होगा। अब ये ड्रोन सब काम कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं आपकी फील्ड को, ये फर्टिलाइजर वगैरह स्प्रेड करने में काम आ सकते हैं। और विमेन को एम्पावर किया जा रहा है कि वो इसको ऑपरेट भी कर पाएंगी, तो उनको भी वर्क मिलेगा एंड साथ में इनका मेंटेनेंस एंड रिपेयर ये भी सिखाया जाएगा इनको, ठीक है। तो मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, इंप्रूव क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस लेबर कॉस्ट व्हाइल एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू न्यू स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जब भी आप विमेन वगैरह पे क्वेश्चन लिखेंगे इस स्कीम को जरूर मेंशन करना, अच्छी स्कीम है। एम्पावर विमेन ऑब्जेक्टिव्स में एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट टेक्नोलॉजी, क्रिएट जॉब्स एंड सपोर्ट सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो ये आप सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं इसकी। कंपोनेंट्स क्या है? ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अराउंड 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग फॉर ड्रोन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा रिपेयर के लिए, टूल्स वगैरह। इंटीग्रेशन, इट इनकॉर्पोरेट ड्रोन टेक्नोलॉजी इनटू ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड जॉब क्रिएशन किया जाएगा रूरल एरियाज में। जी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था उस वक्त। रेडिएशन बायोडोसिमेट्री ये क्या है? देखिए जनरली माना जाता है कि ये मोबाइल टावर्स वगैरह जो है इनके अराउंड मत खड़े होइए, इससे आपकी बॉडी रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। बट कितनी कर लेगी और इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ है कि अगर चेंजेस मिलते हैं आपके ब्लड, यूरिन या हेयर में, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ रेडिएशन का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे हो रहा है। अब कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन आपकी बॉडी पे पड़ रहा है ये कैसे आप डिटरमिन करेंगे? तो उसी के लिए यूज हो रही है यहाँ पे बायोडोसिमेट्री। It is the determination of amount of radiation to which an individual was exposed to based on changes in blood, urine or hair. It is useful in a radiological event where exposed individuals do not carry any personal radiation monitoring devices. ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं इस यहाँ पर आपको बायोडोसिमेट्री में। एक है गोल्ड स्टैंडर्ड बायोडोसिमेट्री ऐसे, या फिर डायसेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? It involves the measurement of chromosome aberrations in white blood cell. इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा। और सेकंड टेक्निक है साइटोकाइनेसिस ब्लॉक माइक्रोन्यूक्लियस एसे। इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं? इन दिस प्रोसेस व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेड टू डिवाइड, बट डिवीजन होने नहीं देंगे हम, बट अरेस्टेड बिफोर डिवीजन इज कंप्लीट। फॉलोइंग रेडिएशन एक्सपोजर सम डीएनए इज इजेक्टेड ड्यू टू डिवीजन forming a micronucleus and this micronucleus help in determining exposure to radiation। ठीक, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। कोलेस्टिन ये बैन किया गया था, उसके बाद अब आप दो और बैन कर दिए गए हैं आपके लिए, ठीक है, क्लोरामपेनिसोल एंड नाइट्रोफ्यूरन। ठीक है, सिर्फ नाम भी अगर याद रख लेंगे कि ये बैन किए गए हैं। और इनको बैन करने के लिए रेकमेंड किसने किया है? रेकमेंड किया है डीसीसी, दैट इज ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, रेकमेंड बैनिंग द इंपोर्ट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ एंटीबायोटिक। सो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि ये दो नाम क्या हैं? तो ये एंटीबायोटिक्स हैं
और इनको बैन किया गया है। और किसने बैन किया है? ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी ने, जो कि एक एडवाइजरी कमिटी है टू CDSCO। ओके। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम 450 प्लस में पूरा का पूरा एक लेक्चर कर चुके हैं इस पे, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अहोम के यानी कि जो हमारे असम में मोडेम है, छोटे छोटे पिरामिड, ठीक है, उनको रेकमेंड किया गया था इंक्लूजन के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। बट वो मैडम्स वगैरह वो सब हम बहुत बार बात कर चुके हैं उनकी, वो इजी चीजें। हमें ये जानना है अबाउट दिस इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, ये क्या करती है कि मोडेम्स ऑफ असम हैव बीन रिकमेंडेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस बाय दिस बॉडी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस। एस्टैब्लिश हुआ 1965 में इन वॉर्सॉ पोलैंड में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। रोल वही सब है कि ये नॉमिनेट एडवाइस करता है यूनेस्को को ऑन नॉमिनेशन एंड मैनेजमेंट, डेवलप करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइन एंड चार्टर्स फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। बैंक ऑफ बड़ौदा में रेज अप टू 7500 करोड़ वाया 81 टीयर 2 बॉन्ड। अब मुझे ये आपको पहले समझाना होगा कि 81 बॉन्ड्स आखिर हैं क्या। सी, अब जब एक बैंक होता है, ठीक है, सपोज आपको बैंक स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप कहीं शेयर वगैरह इशू कर दीजिए आप, ताकि आपके पास कैपिटल आ जाए। शेयर नहीं तो फिर आप डेट ले जाइए, यानी कि आपने एक लोन फॉर्म में ले लिया। शेयर यानी कि आप अपने प्रॉफिट या लॉस के बेसिस पर सामने वाले को रिटर्न दोगे, ठीक है। डेट इज मोर लाइक लोन ले लिया आपने पब्लिक से, बॉन्ड इशू करके, ठीक है, बॉन्ड या डिबेंचर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। डेट इशू करके आपने लोन ले लिया है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न देना ही पड़ेगा, रिस्पेक्टिव कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है? तो ये तो डेट हो गया, पर इस डेट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना पड़ेगा। बट 81 बॉन्ड्स में क्या होता है कि आपको यहां पर सिर्फ हमेशा इंटरेस्ट पे करते रहना है सामने वाले को, आपको कभी भी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं लौटाना है। तो आप सोचोगे जब प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलेगा तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा इसमें, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो हाँ, अब यहाँ पे आप पब्लिक की बात मत कीजिए, इंडिविजुअल की, आप यहाँ पे बात कीजिए ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे LIC है, ठीक है। अब ये तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कई साल रहेंगे, 100 साल, 200 साल, 400 साल, राइट, कई साल रहेंगे ये तो, मतलब इन परपिचुटी। इसने अगर कुछ प्रिंसिपल अमाउंट एक बार दे दिया, सपोज की एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, 1 करोड़ इसने दे दिया, अब उसको सपोज इंटरेस्ट इस पे 10% मिलेगा, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट इसको हर साल मिलता रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यानी कि मैंने आज एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और ये मुझे जिंदगी भर इंटरेस्ट देता रहेगा, राइट। तो ये होते हैं हमारे टीयर 1 बॉन्ड्स। अब इसमें फायदा या नुकसान क्या है? देखिए, फायदा नुकसान ये है कि बैंक को ये हो जाता है कि जैसे कल को मान लो उसने 8,000 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, नीरव मोदी को, वो लेकर भाग गया फॉरेन, तो ये 8,000 करोड़ का लॉस हो गया। तब ऐसे में बैंक कहेगा कि मैं ये जो 81 बॉन्ड से मैंने रेज किए थे, सपोज कि उसने इतने ही रेज किए थे, ठीक है, 81 बॉन्ड इशू करके, इसमें वो इंटरेस्ट पे कर रहा था अब तक, तो अब उसने कहा कि मेरा यहाँ पे 8,000 करोड़ का लॉस हो गया, ये आदमी लेके भाग गया विदेश, तो अब मैं ये जो 81 बॉन्ड के 8,000 करोड़ रुपए हैं इसको सेटल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेटलमेंट के लिए यूज कर रहा हूं, तो अब ना तो मैं आपको कोई प्रिंसिपल दूंगा, वो तो वैसे भी नहीं देना था क्योंकि 81 बॉन्ड्स था, और ना ही मैं अब आपको कोई इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। तो यही स्कैंडल हुआ था यस बैंक का, जिसपे महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा है कि ये स्कैंडल किया है यस बैंक ने। बट यस बैंक ने कहा कि देखिए टर्म्स एंड कंडीशन यही है, टर्म्स एंड कंडीशन यही थे 81 बॉन्ड्स की, जब इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तो उनको पता था। बट इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे कहा कि देखिए हमें बेवकूफ बनाया गया है, हमसे ये कहा गया कि ये तो आप लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट के नाम पर हमसे पैसे रेज किए गए, 81 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए गए, और अब जब यस बैंक का लॉस हुआ है तो वो हमारे 81 बॉन्ड के पैसे से अपने लॉस को सेटल कर रहा है, और इसमें जनता लॉस में जा रही है, ठीक है। दिस वाज द स्कैंडल एग्जैक्टली ऑफ यस बैंक। तो चलिए 81 बॉन्ड्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा अनाउंस्ड इट्स बोर्ड्स अप्रूवल टू रेज कैपिटल थ्रू 81 बॉन्ड्स, टीयर 1 एंड टीयर 2 बॉन्ड्स। अभी टीयर 2 बॉन्ड्स क्या है एक्चुअली, उसके लिए हमें बेसल नॉर्म्स में जाना होगा। बेसल नॉर्म्स ने कहा था कि आपको CAR मेंटेन करना होगा 8% का, RBI ने कहा हम 8 नहीं 9% करेंगे। तो इस 9% का जो हमें CAR मेंटेन करना है, उसी में दो कैटेगरी होती है, एक टीयर 2 बॉन्ड्स और एक हमारी टीयर 1 बॉन्ड्स, दैट इज AT1, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। नाउ 81 बॉन्ड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परपेचुअल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है कि एक पर्टिकुलर ईयर या मैच्योरिटी के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा, नहीं, वो सब आपका फिक्स डिपॉजिट और जो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं उनमें होता है, यहाँ नहीं होता।
ये परपेचुअल बॉन्ड है, ये हमेशा आपको सिर्फ इंटरेस्ट देती रहेंगी, ये कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती इनकी, बट इट हैव ए कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन से यहाँ पे मतलब ये है कि बैंक अगर चाहे 5 साल 10 साल बाद कि चलिए आप अपना ये पूरा अमाउंट पकड़िए, अब इसको सेटल करते हैं, हमें अब 80 बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है, तो वो आपका पैसा आपको लौटा सकते हैं और ये बॉन्ड्स खत्म की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन होता है, बट अगेन इट इज नॉट कंपलसरी। कॉल ऑप्शन का मतलब ही यही है कि उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड है। ठीक है, वो उसको लगेगा कि अब मैं आपको लोन नहीं देना चाहता बाकी की जिंदगी, तो आप अपना लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट और सेटल कर लीजिए इसको। ठीक है, दिस इज द कॉल ऑप्शन। तो फिर इसमें लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है। ठीक है, अब हाई इंटरेस्ट रेट है तो ऑब्वियसली बात है कि हाई रिस्क भी होगा। तो इट इज ए हायर रिस्क बट सबऑर्डिनेटेड टू टीयर 2 एंड अदर सीनियर डेट्स। ठीक है, क्योंकि टीयर 2 में लो रिस्क होता है, काफी लो रिस्क होता है, बट यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिस्क ज्यादा है तो इन्वेस्ट रिटर्न भी ज्यादा है। कूपन रेट जनरली हायर ड्यू टू हायर रिस्क, हायर रिटर्न हायर रिस्क, ऑफन कॉलेबल बाय इशूअर आफ्टर 5-10 ईयर्स। 5-10 साल बाद अगर बैंक चाहे तो कह सकता है कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले लीजिए, अब इन 81 बॉन्ड्स को हम मुझे खत्म करना है, मुझे अब जरूरत नहीं, उस वक्त मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने ले लिए थे। इंटरेस्ट पेमेंट नॉन क्यूमुलेटिव कैन बी स्किप्ड विदाउट डिफॉल्ट। ठीक है, अगर जैसे अब यस बैंक ने कहा कि हम नहीं पे कर पाएंगे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तो पे करना ही नहीं था वैसे भी, तो ये स्किप किया जा सकता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट नहीं माना जाता है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यही होती है 81 की। इट कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी इफ बैंक्स कैपिटल फॉल्स बिलो ए थ्रेशोल्ड। अब अगर बैंक की कैपिटल बहुत ज्यादा नीचे चली गई है तो क्या करेंगे, हम चाहें तो इसको, बैंक चाहे तो इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। अब आपका जो रिटर्न आएगा वो डिपेंड करेगा बैंक के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो दिस वॉज 81 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमारे वीक 1 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हुए। अगर आपको ये पसंद आया है तो जरूर बताइएगा, तो फिर हम लोग वीक 2 का भी कंप्लीट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ही कर देंगे। ओके, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.